गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ एक और सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इसके साथ साथ उस एपिसोड को भी देखते चलें कि जिससे आपको पूरे विश्व के स्थान और वहां से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके विषय में भी आपको भी जानकारी स्पष्ट होती रहे। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम सूर्यातप से संबंधित और साथ में यहाँ पर किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरोन्मुख ढाल निम्नलिखित में से किसकी वजह से वनाच्छादित बना रहता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर हम बात करें, यहाँ पर लॉर्ड रेले महोदय के माध्यम से इस पर चर्चा की गई है अतीत में, और विशेष तौर पर इसमें ये बताया गया है कि जो सन रे होती है, सन रे जिस ढाल पर अधिक पड़ेगी उस ढाल पर वनस्पतियां अधिक विकसित होती हैं, ऐसा होता है। क्योंकि अगर सूर्यातप अधिक होगा तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, और यदि प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो वहां पर वनस्पतियों का विकास ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इनका दो मुख हो सकता है, एक उत्तर मुख हो सकता है और एक दक्षिण मुख हो सकता है। तो अगर कोई मान लेते हैं यह हमारा अगर ग्लोब है, तो अगर कोई मान लेते हैं पर्वत संरचना यहाँ पर है तो इसका दो ढाल होगा, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। इसी प्रकार अगर कोई पर्वतीय संरचना आपका मान लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसका यह साउथ होगा, यह नॉर्थ होगा। तो ऐसे में यह जो नॉर्थ मुखी ढाल है, ए वाला जो ढाल है, यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा मिलेगा और इसलिए यहाँ पर वनाच्छादन अधिक होगा। और अगर यही पर्वतीय संरचना उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका दक्षिणी जो ढाल है यहाँ पर वनाच्छादन अधिक होगा, क्योंकि अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो इसका प्रमुख कारण है वनाच्छादन का, कि किसकी वजह से वनाच्छादन अधिक बना रहता है, तो हम सीधा बात करें, चाहे उत्तरोमुखी ढाल हो चाहे दक्षिणी मुखी ढाल हो, कोई ढाल हो, उसमें विशेष परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है? विकिरण तीव्रता। क्योंकि वनाच्छादन वहीं पर अधिक होगा जहां पर सौर विकिरण की प्राप्ति अधिक होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन घटना वैश्विक विकिरण संतुलन में शामिल नहीं की जाती है। अर्थात वैश्विक विकिरण संतुलन में किसको हम शामिल नहीं करते हैं, इसके विषय में पूछ रहा है। तो पायरोमीटर के माध्यम से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। जो बहुत हाईली कह सकते हैं टेम्परेचर वाला कोई मटेरियल होता है, जैसे किसी प्लेनेट का अगर हम टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं, किसी तारे का मेजर करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पायरोनोमीटर यह टेम्परेचर से संबंध रखता है। इसी प्रकार एनीमोमीटर, इसका भी संबंध कह सकते हैं टेम्परेचर से संबंध है। जो कहा गया ना वैश्विक विकिरण, तो टेम्परेचर से संबंध ये भी रखता है। लेकिन एल्बिडो का संबंध इससे नहीं है। एल्बिडो का संबंध है कि कितनी सन रे को कौन सा सरफेस वापस करता है। जो परावर्तिता गुणांक होता है किसी भी सतह की, किसी भी जो सरफेस होता है, उसको कहते हैं एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक। तो परावर्तिता गुणांक का विकिरण से कोई इस तरह से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। और इसी प्रकार जो संवेदी ऊष्मा होती है, जिसको सेंसिबल हीट कहते हैं, इसका भी कहीं से भी सौर वैश्विक विकिरण से संतुलन में खास सीधा संबंध नहीं है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा गया है। अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तब क्या होगा। अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो तापमान स्थिर होगा। क्या होगा? तापमान स्थिर होगा। यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा बजट तो अभी देखो यहाँ पर तो डिस्कस किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर क्लास होनी चाहिए। बस यहाँ पर हम लोग प्रश्न को अभी ज़्यादातर कह सकते हैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका डिस्कशन किया जाता है जब ऊष्मा बजट की चर्चा की जाती है, कि किस प्रकार से सन रे से हमको एनर्जी की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से फिर हमारा भूमंडल इन एनर्जी को किस किस प्रकार से इसको पुनः स्पेस को वापस करता है। तो वह जो बैलेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा बजट, और उसी को कहते हैं ऊष्मा संतुलन। तो कह सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सारी एनर्जी जो अगर पृथ्वी धारण कर लेती है तो उससे स्थिर तापमान होता है, और पुनः पृथ्वी क्या करती है, उन एनर्जियों को
स्पेस में वापस करती है, वायुमंडल में वापस करती है, किसके माध्यम से? तो पार्थिव विकिरण के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर औसत स्थिर बना रहता है और वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। कितना बना रहता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान पृथ्वी का बना रहता है। अगला लिखा गया है, यदि भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर कितना होता है? यह केवल कहने को है। आप जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप स्पष्ट रखिएगा कि ध्रुवों पर टेम्परेचर जो एनर्जी प्राप्त होती है वह मैक्सिमम 42% प्राप्त होती है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोलाभ है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाभ है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप, अगर हम इसको थोड़ा सा आपसे एक इमेज बना दें तो कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पृथ्वी में क्या होगा अगर सन रे आ रही है इधर से, तो सन रे यहाँ पर वर्टिकल पड़ेगी, तो यहाँ पर सन रे ज़्यादा पड़ती है। तो सन रे आधा ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर 100% हो गया। कितना हो गया? 100%। लेकिन यही जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर सरफेस को यह बहुत ज़्यादा टच करती है और यह तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इसकी तीव्रता होती है, तीव्रता घट जाती है, यह तीव्रता 42% हो जाती है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सौर्य ऊर्जा का जो इंटेंसिटी है, जो प्राप्त होने वाली एनर्जी की तीव्रता है, वह लगातार घटती चली जाती है और पोल पर घट करके यह 42% हो जाती है, जबकि इक्वेटर पर यह कितना होती है? 100% होती है, क्योंकि इक्वेटर पर सन परपेंडिकुलर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, वाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर समतल पर प्रति मिनट जो सौर विकिरण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। इसके विषय में हम लोग कल चर्चा किए थे कि सौर स्थिरांक का जो मान होता है यह 2 कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। प्रीवियस इसी में हम पुनः देख लेते हैं। इसमें क्या पुनः एक अलग से बना लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करता है, यह दीर्घवृत्त पर परिक्रमा करता है। किस पथ पर परिक्रमा करता है? दीर्घवृत्त पर परिक्रमा करता है। और सन इसके किसी एक सेंटर पर स्थित होता है। तो जब सन इसके किसी एक सेंटर पर स्थित होता है, इसका परिणाम क्या होगा? सन मान लेते हैं यहाँ पर है, सन यहाँ पर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। इसमें क्या होता है? एक समय होता है कि जब पृथ्वी इसके काफ़ी करीब हो जाती है और एक समय होता है जब पृथ्वी काफ़ी दूर चली जाती है। तो एक होता उपसौर और एक होता अपसौर। ऐसे में जो एनर्जी की प्राप्ति होती है, यहाँ पर एनर्जी की प्राप्ति होती है 1.89 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। और यही जब मैक्सिमम दूरी पर होता है तो उसमें जो एनर्जी प्राप्त होती है 2.01 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की प्राप्ति होती है। और अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो लगभग 1.94 आता है। कितना आता है? 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की प्राप्ति होती है। तो इसी को कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। इस पर चर्चा हम लोग पिछले एपिसोड में किए थे, लेकिन पुनः आ गया है तो इसकी चर्चा हमने कर दिया। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? तो जो ऊंची पहाड़ियां या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं विकिरण खिड़की कहते हैं, रेडिएशन विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन विंडो कहते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि यहाँ से जो एनर्जी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो जब सन रे आती है तो सन रे इसके ऊपर जो अनाच्छादित बर्फ की कैनोपियाँ हैं, टोपियाँ हैं, इस बर्फ की टोपी से टकराती है और पुनः विकिरण वापस चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वापस चली जाती है। इसका संपर्क, इस वापस होने वाली एनर्जी का संपर्क वायुमंडल से नहीं हो पाता है। इस आधार पर यह बिना एटमॉस्फेयर में प्रवेश किए, एटमॉस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल में बगैर प्रवेश किए ये पुनः स्पेस में चली जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं विकिरण खिड़की या रेडिएशन विंडो। तो जो ऊंची पहाड़ियां होती हैं या पर्वत होते हैं जहां पर हिम की कैनोपियां होती हैं, हिम की टोपियां होती हैं, वहां पर जब सौर की विकिरण आती है तो सौर की विकिरण वहां से परावर्तित होकर के पुनः स्पेस में चली जाती है। इसलिए इसको कहते हैं रेडिएशन विंडो, विकिरण खिड़की। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? यहां पर पूछ रहा है कि जो सूर्यातप है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली एनर्जी की हम बात करते हैं, तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। लेकिन एक ऐसा इसमें फैक्टर है जो इसको प्रभावित नहीं करता है और उसी को हमको चयनित करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भूमिगत जल, क्योंकि भूमिगत जल का संबंध कहीं से भी हम कह सकते हैं इस सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है। जबकि सूर्य की किरणों का कोणात्मक मान अर्थात जो इसका
हम कह सकते हैं आपतन कोण होता है। आपतन कोण भी सूर्यातप को प्रभावित करता है। पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी भी सूर्यातप को प्रभावित करती है। दिन की लंबाई भी प्रभावित करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव भी प्रभावित करता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, लेकिन भूमिगत जल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यातप के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमको देखने को मिले। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, यदि बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाले सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से 4 इकाई पृथ्वी की एल्बिडो द्वारा परावर्तित कर दी जाए, अर्थात इस 4 यूनिट एनर्जी का पृथ्वी के हम कहें भूमंडल पर कोई योगदान नहीं है, यह जैसे आई थी उसी रूप में वापस चली गई। तो यहाँ पर 38 जो इकाई है यह वायुमंडल के भीतर अवशोषित होती है। 38 इकाई प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है। 46 यूनिट इकाई विसरित विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है और 10 इकाई फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। तो जो प्राप्त होती है उसका क्वांटिटी कितना है? 38, 46 और 10, यही प्राप्त होता है। यहाँ पर 4 यह प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह आई थी लेकिन वापस चली गई। तो कितना प्राप्त होता है वास्तविक, यही पूछ रहा है ना। वास्तविक रूप में वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा कितना अवशोषित किया गया, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा काउंट कर सकते हैं। 38, 46 और 10, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो 8, 16, 6 आपका हो जाएगा 22, मतलब 2 यहाँ पर, 3, 3, 6, 4, 10, 1, 11, 1, अब 11, 2, यहाँ पर 13, 132 यूनिट। कितना हो जाएगा? 132 यूनिट, यही इसको प्राप्त होगा। अगला लिखा गया है, कारक जो सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है वह कहलाता है। सूर्यातप के विषय में फिर पूछा गया कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाला कौन सा फैक्टर नहीं। घूर्णन के कारण सूर्यातप के मान में प्रभावित मतलब अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है उसको अधिक एनर्जी मिलती है और जो भाग सूर्य से विमुख होता है उसको कम एनर्जी मिलती है। तो घूर्णन का प्रत्यक्ष रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य कोणों का नति कोण इस पे भी निर्भर करता है, क्योंकि जो आपतन कोण होता है जिसको हम नति कोण कहते हैं, इसके परिणाम स्वरूप भी हमको किसी भी स्थान के टेम्परेचर में अंतर देखने को मिलता है। टेम्परेचर में अंतर कहें या ऊष्मा में अंतर देखने को मिलता है, और यही परिणाम है कि विषुवत रेखा का नति कोण जब ज़्यादा होता है तो इसका परिणाम होता है कि वहाँ पर एनर्जी अधिक मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं वहाँ पर आपतन कोण का मान घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एनर्जी का मान भी घट जाता है। परिक्रमण का भी संबंध है, क्योंकि पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तभी जाकर के सूर्य की एक बार समीप आती है और एक बार सूर्य से काफ़ी दूर जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं इन तीनों का रोल है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी स्थान पर प्राप्त होने वाली एनर्जी के मान में परिवर्तन देखा जाता है, अर्थात सूर्यातप को प्रभावित करता है। लेकिन जो प्रचलित पवनें होती हैं, इस प्रचलित पवन का कहीं से भी रोल हम कह सकते हैं सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है, और इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सतह सर्वाधिक एल्बिडो दर्शाती है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी सतह जो जिसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है। तो एल्बिडो का तात्पर्य है, एल्बिडो का सीधा संबंध है कि जिस सतह अर्थात जिसकी सतह काफ़ी चिकनी हो, स्मूथ हो और बहुत हल्के कलर की हो, उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो बर्फ ताज़ा गिरी होती है उसकी जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, वह काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी कह सकते हैं चिकना भी होता है। तो इसलिए इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। वनावरण का भी एल्बिडो है, वनावरण भी एनर्जी को वापस करता है। पुरानी बर्फ भी जब सूर्य से एनर्जी आती है तो उसको वापस करता है, सड़क भी वापस करती है, लेकिन जितना ताज़ा गिरी बर्फ वापस करती है उतना कोई दूसरा मटेरियल सूर्यातप को वापस नहीं करता है। तो इसलिए सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है, तो कह सकते हैं ताज़ा गिरी बर्फ की होती है। और अगर सबसे कम हम बात करें किसका एल्बिडो होता है, तो जो जल होता है, वाटर होता है, उस जल का एल्बिडो सबसे कम होता है, 3 से 5% होता है। जबकि ताज़ा गिरी बर्फ का जो एल्बिडो होता है यह 90% तक पहुंच जाता है, अर्थात सर्वाधिक एनर्जी को यह वापस कर देता है। अगला लिखा गया है, निम्नतम एल्बिडो अर्थात निम्नलिखित में से किसका हो सकता है, सबसे कम एल्बिडो किसका हो सकता है। तो इन दिए गए विकल्पों में जो शीशा और दर्पण है यह स्मूथ है और एक प्रकार से परावर्तन का काम ज़्यादा करता है, इसका एल्बिडो ज़्यादा होगा। उत्तरी ध्रुव में ताज़ा बर्फ, इसका भी एल्बिडो ज़्यादा होगा। घना बदल, जो बादल है, इसका भी एल्बिडो ज़्यादा होगा, क्योंकि बादल में भी क्या है, जल ही तो है, और जल वो भी आइस रूप में होते हैं।
तो कंडेंस रूप में होते हैं तो इसका भी एल्बिडो अधिक होता है, लेकिन जोती हुई जो नम मिट्टी है, जो भूमि है, इस भूमि का एल्बिडो सबसे कम होगा, क्योंकि जब एनर्जी आती है तो यह एनर्जी को वापस नहीं कर पाती, बल्कि बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। तो जब संपूर्ण पृथ्वी है, इसका एल्बिडो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 35 यूनिट मिलता है। कितना मिलता है? 35 यूनिट मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है आमतौर पर पृथ्वी के किस भाग पर वाष्पीकरण अधिक होता है। तो वाष्पीकरण कहाँ अधिक होगा? विषुवत रेखा पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि विषुवत रेखा का टेम्परेचर अधिक होता है। साथ में अगर वह स्थान समुद्री है, जलीय है, स्थलीय भाग से तो वाष्पीकरण होगा नहीं, क्योंकि स्थल पर जब जल है नहीं तो वाष्पीकरण कैसे हो सकता है। वाष्पीकरण के लिए जलीय भाग चाहिए, स्थलीय भाग पे तो जल है नहीं। तो इसलिए जो भूमध्यवर्ती अर्थात जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार का समुद्र है तो उसका कह सकते हैं वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया प्रश्न वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थलीय ऊष्मा वायु में स्थानांतरित हो जाती है के रूप में जानी जाती है। यहां पर क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क विधि द्वारा। तो प्रत्यक्ष संपर्क विधि द्वारा जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जाती है तो इस मैकेनिज्म का नाम होता है चालन। क्या नाम होता है? चालन। और इसे कहते हैं कंडक्शन। कंडक्टर मेथड होता है, कंडक्टिंग मेथड होता है। इसके विषय में आपको समझना है। जो रेडिएशन मेथड होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, संवहन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अभिवहन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चालन किसी ठोस मटेरियल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो संवहन और अभिवहन होता है किसी भी तरल और गैस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जबकि जो विकिरण है या जो संवहन विधि रेडिएशन विधि है, इसके माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर बिना किसी माध्यम के होता है। अर्थात सूर्य से जो एनर्जी हमारे पृथ्वी पर आती है वह रेडिएशन प्रोसेस से आती है। किस प्रोसेस से आती है? रेडिएशन प्रोसेस से आती है। तो यहाँ पर संपर्क विधि द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पृथ्वी से वायुमंडल में, यह चालन मैकेनिज्म से होती है। किस मैकेनिज्म से होती है? चालन मैकेनिज्म से होती है। अर्थात आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वनस्पति द्वारा वातावरण में नमी मिलाई जाती है के रूप में जानी जाती है। तो वनस्पतियां किस रूप में हमारे परिवेश को नम बनाती हैं, इसके विषय में पूछ रहा है। तो क्या वनस्पतियों से वर्षा होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं। वनस्पतियां प्रत्यक्ष वर्षा के लिए तो उत्तरदायी नहीं है ना। वर्षा होती है इन्हीं के परिणाम स्वरूप, लेकिन इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसी प्रकार संघनन, क्या वनस्पतियों से संघनन होता है क्या? प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं होता है। क्या विकिरण होता है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वाष्पन करती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? आर्द्रता बनी रहती है। इसलिए यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, और ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला स्टेटमेंट लिखा है सूर्य से उष्मित पृथ्वी की सतह विस्तारित तरंगें उत्पन्न करती हैं जो परस्पर प्रभाव डालती हैं और वायुमंडल को उष्मित करती हैं। यहाँ पर कह रहा है सूर्य से उष्मित पृथ्वी की सतह, अर्थात सूर्य से एनर्जी पहले पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी गर्म होती है, फिर पृथ्वी जब गर्म होती है तो पृथ्वी की सतह से जो एनर्जी निकलती है जिसको हम कहते हैं, इसी को लिखा गया ना विस्तारित तरंग, अर्थात दीर्घ, जिसको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग यहाँ पर होती है। तो यह दीर्घ तरंग पृथ्वी निकालती है और उसी को कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो यह पार्थिव विकिरण जब पृथ्वी पुनः निकालती है तो यह पार्थिव विकिरण वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल को गर्म करता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। केवल सेंटेंस पढ़ने में आपको असुविधा हो सकती है क्योंकि लैंग्वेज इस प्रकार से लिखता है कि हमारी समझ में बातें नहीं आती हैं। अन्यथा यदि आपको समझा दिया जाए तो अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे लिखा है पहले सूर्य से एनर्जी आती है, वायुमंडल से होकर के आती है, लेकिन उस एनर्जी को वायुमंडल उतना अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पाता क्योंकि जो सन से एनर्जी आती है वह शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। लेकिन यही एनर्जी जब पृथ्वी को प्राप्त हो जाती है और पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी पुनः उस एनर्जी को बाहर निकालती है और उस एनर्जी को कहते हैं पार्थिव विकिरण। और यह पार्थिव विकिरण जो होता है यह लॉन्ग वेव रेडिएशन का होता है, दीर्घ तरंग विकिरण होती है। और यह जब वायुमंडल में जाती है तो इसका अब वेवलेंथ बड़ी है, इसलिए एटमॉस्फेयर इस एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और गर्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है यह स्टेटमेंट सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है सूर्य की छोटी तरंगें पृथ्वी में आंशिक रूप से प्रवेश करती हैं और वायुमंडल को उष्मित करती हैं। तो कहीं ना कहीं
आंशिक तौर पर सही है, आंशिक रूप से लिखा गया है इसलिए सही, इसमें कोई डाउट नहीं। आंशिक रूप से यह वायुमंडल को गर्म भी करता है और आंशिक रूप से पृथ्वी के कुछ आंतरिक भाग में प्रवेश भी करता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सी नहीं, ए। अगला लिखा गया है आमतौर पर जल सतहों की तुलना में भूमि जो सतह है अधिक तेजी से गर्म होता है। यहां पर बात कर रहा है कि जब सन से एनर्जी आती है तो सन ज्यादा किसको हिट करता है? जल सतह को ज्यादा हिट करेगा कि भूमि सतह को अधिक तीव्रता से हिट करेगा? यहां पर ध्यान रखिएगा, एनर्जी तो दोनों समान है। यहां पर अगर बात करें, चाहे जल हो चाहे स्थल हो, अगर दोनों एक ही अक्षांश पर विद्यमान हैं तो दोनों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा एक समान है। लेकिन जो भूमि है इसकी विशिष्ट ऊष्मा पारदर्शिता और तापीय चालकता जलीय भाग की तुलना में कम होता है। अर्थात जलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा पारदर्शिता और तापीय चालकता अधिक होती है और इसका परिणाम होता है कि दोनों को समान एनर्जी मिलने के बावजूद जलीय भाग बहुत लंबे समय में गर्म होता है और बहुत लंबे समय में ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा पारदर्शिता और तापीय चालकता कम होती है। इसलिए पृथ्वी या स्थल भाग, पृथ्वी नहीं बल्कि स्थल भाग शीघ्रता से गर्म और शीघ्रता से ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ऑप्शन कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से अधिक होती है, यह सेंटेंस सही है और शेष सभी स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से कम नहीं होती है, अधिक होती है। पानी की अंतर्निहित ऊष्मा भूमि से अधिक होती है, ऐसा भी नहीं है, अंतर्निहित ऊष्मा की बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा पारदर्शिता और तापीय चालकता स्थलीय भाग की तुलना में अधिक होती है। इसीलिए समान एनर्जी मिलने के बावजूद स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म और ठंडा होता है, जबकि जलीय भाग को गर्म होने और ठंडा होने में काफी लंबा वक्त लगता है। अगला लिखा गया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं है? यहाँ पर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण में तो सूर्य का प्रकाश न रहे तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें आवश्यक होती है और जल भी आवश्यक होता है, क्योंकि इन तीनों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित होती है। लेकिन नाइट्रोजन इसमें आवश्यक नहीं है, तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है। यहाँ पर कथन लिख रहा है कि विषुव मतलब विषुवत रेखा के दौरान, विषुव के दौरान पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाश युक्त दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। सूर्य वैसे तो अपने स्थान पर स्थिर होता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है और अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसका परिणाम है कि सापेक्षिक तौर पर सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और कर्क रेखा पर लंबवत होता है तथा मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो उसको हम लोग विषुव कहते हैं। और विषुव में भी दो विषुव होता है, एक बसंत का विषुव होता है और एक शरद का विषुव होता है। तो चाहे कोई विषुव हो, चाहे शरद का हो चाहे बसंत का विषुव हो, दोनों समय सूर्य चूंकि परपेंडिकुलर होता है पृथ्वी के इक्वेटर पर, इसलिए दोनों गोलार्धों में जो दिन की अवधि है वो 12 घंटे की होती है। प्रत्येक गोलार्ध में, चाहे वह ध्रुव पर ही स्थित कोई भी स्थान क्यों न हो, वहां पर भी दिन और रात 12-12 घंटे की ही होती है। लेकिन जो यहां पर तर्क लिखा गया है कि प्रकाश की चमक का घेरा सीधे, जिसको हम कहते हैं प्रकाश वृत्त, प्रकाश की चमक का घेरा का तात्पर्य होता है प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त सीधे ध्रुव से होकर के गुजरती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा बस आपके सामने इमेज बना देते हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। अगर हम बात करें कि यह मान लेते हैं सपोज दैट हमारी पृथ्वी है और इधर से अगर सन रे आ रही है, ऐसे ऐसे सन रे आएगी तो सन रे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी, एक पोल से दूसरे पोल, ऐसे एक पोल से दूसरे पोल तक हमारी इस सन रे पहुँचती है। तो यही जो कह रहा है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश वृत्त। ये क्या है? प्रकाश वृत्त, प्रकाश की चमक का घेरा। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक होता, ये कब होता है? कि जब सन इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है तब होता है, अन्य समय में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की पुष्टि भी करता है, और इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा गया है।
कि जलवायु परिवर्तन के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक सूर्य के क्रोड के फैलाव और संकुचन से संबंधित है। तो सूर्य के क्रोड के फैलाव और संकुचन से जो संबंध रखता है उसको कहते हैं सौर कलंक। तो जो सोलर कलंक है जिसको सन स्पॉट कहते हैं, यही सूर्य के क्रोड में फैलाव और संकुचन का एक प्रमाण है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य के क्रोड में फैलाव हो रहा है या संकुचन हो रहा है। अर्थात सूर्य के अंदर जो होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन हीलियम में लगातार संलयित हो रहा है, उसमें कभी काल कुछ कह सकते हैं क्रिया में वृद्धि हो जाती है तो कभी उस क्रिया में कुछ कमी हो जाती है। अर्थात क्रोड का फैलाव और संकुचन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा कह सकते हैं फोटोस्फीयर होता है सूर्य का, वहाँ पर हमको सोलर कलंक की स्थिति देखने को मिलती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से सन का फोटोस्फीयर है, तो कहीं कहीं पर आपको टेम्परेचर में कमी मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लेते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहीं बगल में यहाँ पे भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बगल में अगर टेम्परेचर मिल जाए 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर यहाँ का भी ज़्यादा है लेकिन तुलनात्मक तौर पर दो अधिक टेम्परेचर के मध्य में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो यह क्षेत्र काला नजर आने लगता है। तो इसी को कहते हैं सन स्पॉट। क्या कहते हैं? सन स्पॉट। और सन स्पॉट कहाँ पर होता है? तो सूर्य का जो फोटोस्फीयर होता है वहाँ पर यह दिखाई पड़ता है, इसलिए यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। और इसी पर आधारित देखिए अगला प्रश्न भी लिखा गया है कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। लिखा है सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बे को सन स्पॉट कहते हैं, ये सही है। यहाँ पर लिखा है सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं, यह भी सही है, यह भी सही है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और लिखा है एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है, ये भी सही है। और चौथा भी लिखा है कि 11 सालों का चक्र होता है, ये भी सही है। और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखा जाए तो आज का एपिसोड इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।